हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी पुनः आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आपको मैं थर्ड पेपर पढ़ाऊंगा। और थर्ड पेपर जो है उसका नाम है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, जिसको हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व के अर्थ को बताया, नेतृत्व को परिभाषित किया और ये भी बताया कि नेतृत्व के क्या क्या गुण होने चाहिए। फिर मैंने जो दूसरी क्लास ली थी मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रभावी नेतृत्व किस प्रकार का होता है और प्रशासनिक स्तर पर हम किसको प्रभावी नेता मानते हैं या प्रभावी नेतृत्व करने वाला मानते हैं, विद्यालय स्तर पर और शैक्षिक स्तर पर, जिसमें मैंने प्रचार के कार्यों के बारे में बताया था और ये बताया था कि विद्यालय समूह में कहीं ना कहीं एक प्रभावी नेतृत्व का जो गुण होता है वह प्रचार के अंदर होता है और उसे ही हम अपना नेता स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार बताए सारे कामों को और नियमों को जो बताता है उसको हम सब फॉलो करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है, आज का टॉपिक वो है नवाचार। नवाचार यानी नया, नवाचार। तो नवाचार समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि किसी भी चीज़ को आप जब पढ़िए अपने किताब में तो उसके अर्थ को भली भांति समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को तो याद रखते हैं लेकिन उसके नामों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। जिन नामों की इंपॉर्टेंस होती है उस नामों को हम याद रखते हैं। अब जैसे किसी ने पूछा कम्युनिकेशन क्या, आपको खट से याद आ जाएगा, लेकिन किसी ने पूछा संप्रेषण क्या तो आप ऊपर देखने लगते हो, कान खुजवाने लगते हो। तो रीजन क्या है कि हमने कम्युनिकेशन को तो बारे में जानते हैं लेकिन उसकी जब अर्थ की बात आती है, जब हम कहते हैं संप्रेषण क्या है तो आप मौन हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक चुना है वो इसीलिए संदर्भ में चुना है कि आपको मैं उस चीज़ों से अवगत करा दूं जिसकी हमें शिक्षण के क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। अब आप बीएड के स्टूडेंट हैं यानी सह अध्यापक हो चुके हैं और होने जा रहे हैं, मान लीजिए नहीं हुए तो कम से कम आपको उन परिस्थितियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, किस लिए प्रश्न को मेरे सामने पूछा जा रहा है और किस संदर्भ में प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो आज मैंने इसी टॉपिक चुना आपके सामने, नवाचार। देखिए आज का टॉपिक है नवाचार। तो नवाचार में सबसे पहले मैं समझता हूं कि आपको मैंने उसको अर्थ को क्लियर कर देता हूं कि उसका अर्थ क्या होता है नवाचार का। तो सबसे पहले नवाचार का जो अर्थ होता है वह होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और आचार। नव और आचार। तो नव मीन्स होता है नया यानी नवीन और आचार मीन्स होता आचरण या परिवर्तन। तो इसके बारे में तो पता होगा, नव मीन्स होता नया यानी नया और नवीन मीन्स नए ढंग से प्रस्तुत करना। अब हम आते इन अर्थ को समझते हैं। आचार, आचार मीन्स होता आचरण और दूसरा अर्थ होता परिवर्तन। तो आचरण से क्या तात्पर्य है, आचरण पे हम आते हैं। आचरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जो पहले यथा स्थिर अपनी जगह पे थी या जो उसके अंदर गुण थे, आचरण एक गुण होता है। तो हम आचरण को कहते हैं कि भैया अपने आचरण को सुधारिए, यानी उसमें परिवर्तन लाने का कार्य करिए। बात समझ रहे हैं? यानी आचरण कहां पे आ गया, परिवर्तन पे आ गया। यानी दोनों अर्थ उसके होते हैं, आचरण और परिवर्तन। यानी जब आदमी गुणात्मक रूप से कोई परिवर्तन करता है तो उसको आचरण को बोलते हैं और जब नवीन चेंजिंग आती है, पहले की स्थिति से जब बदल जाती है तो उसको हम परिवर्तन बोलते हैं। यानी नवाचार का मतलब होता है परिवर्तन, नए ढंग से परिवर्तन को आना या नए ढंग से परिवर्तन को करना, इट्स मीन नवाचार। अब आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके लिए मैं संकेत कर रहा हूं कि इंग्लिश में उसको हम इनोवेशन कहते हैं। मैंने इसीलिए पहले नहीं लिखा था तो मैं अब लिख रहा हूं
इंग्लिश में उसको इनोवेशन कहते हैं। अब मैंने इनोवेशन लिख दिया, अब खट समझ गए, तुरंत समझ गए कि इनोवेशन क्या होता है। और जब तक मैं नवाचार कहता था आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जहां मैंने इसको इंडिकेट किया कि इनोवेशन, आप तुरंत समझ गए अरे वाह ये तो इनोवेशन है, मतलब कोई चीज़ नया होना या परिवर्तन होना, इनोवेशन करना। अब हमेशा आप लोगों ने इसी बात की होगी घर में, थोड़ा इनोवेट हो जाए, थोड़ा चेंजिंग हो जाए, तो क्या है, पहले की स्थिति से परिवर्तन कर देना, इनोवेट बात समझ रहे हैं, बार बार बोलते हैं इनोवेट। तो अंग्रेजी शब्द जो इनोवेशन है वो अंग्रेजी शब्द इनोवेट से आया है, जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना, यानी पहले की स्थिति से उसमें नवीनता लाना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। क्लियर हो गया? यानी नवाचार होता है इनोवेट करना, यानी नवीनता को लाना, यानी नवीन रूप को प्रकट करना। तो मैं यही चीज आपसे बताना चाहता था कि हिंदी की बात को भी ध्यान रखिए, इनोवेट और नवाचार में एक ही चीज है। कभी कभी क्वेश्चन हिंदी में आ जाता है, पर आप कहेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। तो मेरे साथ एक बार ऐसी स्थिति फंस गई, जब मैं डीवीएस कॉलेज में एमए का पेपर दे रहा था और उसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। तो हाफ ईयरली जब एग्ज़ाम हुए तो उसमें भाई फॉर्मेलिटी होती है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो उन्होंने एक पेपर बनाया और उस पेपर में क्वेश्चन थे, लेकिन उस पेपर में इंग्लिश का फॉर्मेट नहीं था। अब जब इंग्लिश का फॉर्मेट नहीं था तो हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए थे। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मृदु उपागम और कठोर उपागम से क्या तात्पर्य है, विस्तार पूर्वक समझाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस क्लास में बैठे हुए कम से कम 90% बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मेरी बात समझ रहे? यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है कि मृदु उपागम और कठोर उपागम क्या है। अगर यही चीज फाइनल पेपर में होता और दोनों तरफ साइड में, बोथ साइड में, एक तरफ हिंदी में दिया होता, एक तरफ इंग्लिश में दिया होता, बच्चा तुरंत पकड़ लेता है। क्योंकि मृदु उपागम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर और कठोर का मतलब होता है हार्डवेयर। उसका पूछने का मतलब था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या समझते हैं। अब जहां वो बात आती बच्चा तुरंत समझ जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोगों ने इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन तो पढ़ी है पर हिंदी की प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मैं इसी चीज़ को अवगत करा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन पेपर या किसी ने आपसे पूछ लिया कि नवाचार क्या है, तो उस बारे में आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, तैयार रहें कि इनोवेशन के बारे में पूछ रहा है। तो इसलिए मैंने उसको बाद में मेंशन किया, जिससे आप उस चीज़ को समझें और थोड़ा सा जिज्ञासु हों। जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी इनोवेशन होता है। इनोवेशन तभी हो सकता है जब सचेतन मन के द्वारा आप जिज्ञासु रूप में किसी चीज़ को ले। तो अब आते हैं इसकी परिभाषा के रूप में। परिभाषा एच.जी. बार्नेट ने कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। आप इस बात को ध्यान दीजिए, यानी कि नवाचार एक ऐसा विचार है जो नवीन है, मतलब इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो नया है, मतलब यूनिक है, परंतु वर्तमान स्वरूप से नवीन तो है लेकिन वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यानी जो आज का समय है, जो चल रहा था पुराना चीज, तो जो हमने नवीनता लाई उसमें वर्तमान समय से भिन्नता है गुणात्मक रूप से, यानी तभी वो इनोवेट है, यानी नया नवाचार है, यानी गुणात्मक दृष्टि से पहले से वो क्या है, भिन्न है। आगे बात समझे? तो ये चीज है। और दूसरा देखिए परिभाषा रॉजर्स के अनुसार क्या था कि नवाचार वह विचार है
जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। प्रतीति यानी प्रकट, यानी जो चीज प्रकट हो रही है वह नवीन विचार के रूप में करें। यानी नवाचार, इनोवेट को अगर हम किसी चीज को दे रहे हैं या कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य है कि व्यक्ति उसको नए रूप में ले। भाई जब कोई चीज मेरे पास आती है तो पेन है, ये पेन है। अब पहले लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे चौक से, अब व्हाइट बोर्ड आया, इनोवेट किया, चीज़ प्रोसेस वही है, ब्लैक बोर्ड है, इसको व्हाइट बोर्ड कर दिया। लेकिन जब हम मार्कर से लिखने लगे, इनोवेट हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें नवीनता आई और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। काम प्रोसेस वही है, काम हम वही कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं, डस्टर से इरेज कर रहे हैं, लेकिन नवीनता क्या आ गई, अब हम मार्कर से लिखने लगे व्हाइट बोर्ड पे। तो कार्य तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक नवीनता आ गई, गुणात्मक चेंज आ गया, कहीं ना कहीं देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, एक नया चेंजिंग आ गई, तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। यानी विचार जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यानी नवीनता के रूप में उसको व्यक्ति ग्रहण करे। हमारा विद्यालय प्रशासन इस बात पे ध्यान देता है और यही गुणवत्ता हमारे इस विद्यालय प्रशासन की है कि वो नवीनता की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। अब आते हैं कि नवीनता यानी कि इनोवेट, तो इनोवेशन का विशेषता क्या है, क्या विशेषता है इसकी जो हम लोग इसको इनोवेट करते हैं। तो सबसे पहले विशेषता इसकी नवीन विचार, यानी कि इनोवेट जो होता है, नवाचार एक नवीन विचार है। लिख लीजिए आप लोग, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए, पॉइंट को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिखिए नवीन विचार, हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए नवाचार एक नवीन विचार है जो स्वयं सचेतन होकर परिवर्तन करता है और सुधारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है, और सुधारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सचेतन मन। देखिए, नवाचार एक ऐसा कार्य है, नवाचार एक ऐसा कार्य है जो पूर्ण प्रयास द्वारा सचेतन मन में स्वीकार किया जाता है। यानी जब हम किसी चीज का प्रयास करते हैं तभी तो नवीनता लाते हैं, और जब हम प्रयास करेंगे तो उसको सचेतन यानी दिमाग जो है एक्टिव रूप से उसको क्या करता है, स्वीकार करता है, यानी सचेतन मन से उसे स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है परीक्षण पर आधारित। तो जो नवाचार होता है, तो क्रियान्वयन करने के लिए जब हम कोई नया नवाचार करते हैं, कोई इनोवेट करते हैं, तो उसको परीक्षण के माध्यम से सिद्ध भी किया जाता है। ये नहीं कि हमने किसी चीज़ को इनोवेट कर लिया और दोबारा वो ख़त्म हो गई। जैसे मैंने बोला कि कोई चीज़ आकृति में बनाता हूँ और मैं कहूँ कि देखिए धूप में ये आकृति बनती है, ठीक है, लेकिन जब सेकेंड टाइम मैं उसका परीक्षण करता हूँ, उसी टाइम में उसी जगह पे धूप में करता हूँ, तो परीक्षण में वो चीज़ आकृति नहीं बनती है, तो वो नवीनता नहीं है, वो तो अकस्मात कोई चीज़ बनती है और चली जाती है। तो गुणात्मक रूप से परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा, क्योंकि गुणात्मक रूप से परिवर्तन तभी होगा जब वो स्थायी रूप से देखा जा सके। तो इसलिए परीक्षण पर आधारित लिखिए, नवाचार क्रियान्वयन और निर्माण परीक्षण और प्रयोगों के द्वारा संभव हो पाता है। कोई संभव प्रयोगों के द्वारा संभव हो पाता है, इसका मतलब कोई भी प्रयोग नवाचार बिना प्रयोग के नहीं होता है। जब उसको दो चार बार प्रयोग करते हैं, नवीनता लाते, तब पता लगता है कि इन कार्यों के द्वारा इसमें नवीनता आई है। नेक्स्ट है प्रत्यय के रूप में। तो प्रत्यय से अभिप्राय यह है कि नवाचार को जब हम देखते हैं तो अपनी अभिवृत्ति, अपने विचारों को रखते हैं, और जब अपने विचारों को रखते हैं तो उन विचारों के द्वारा उसे प्रत्यय रूप में यानी वस्तु के रूप में या किसी चीज़ के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आते हैं पॉइंट को देखते हैं। प्रत्यय से तात्पर्य है कि नवाचार को एक अभिवृत्ति के रूप में
और एक प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुणात्मक दृष्टि से। तो नवाचार एक ऐसा व्यवहार है या ऐसी चीज है या ऐसा प्रत्यय है जो नवीन है। अब नवीन क्यों है? क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से, कहा गया, वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। आप इसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। गुणात्मक दृष्टि से वर्तमान स्वरूप में भिन्न है, यानी वर्तमान स्वरूप से भिन्न है। नेक्स्ट है सुधारात्मक। ये इसका मेन पॉइंट है इनोवेशन का। क्योंकि नवाचार कब होता है? जब हम किसी चीज में कुछ कमियों को देखें और उसमें सुधारात्मक परिवर्तन करें। भाई हम इनोवेशन क्यों करते हैं? जब हम देखते हैं कि ये चीज़ या तो पुरानी हो गई है या एक ही ढर्रे में चल रही है, तो इसमें कुछ नवीनता यानी उसमें सुधारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो छठा पॉइंट है, लिख लीजिए, कि नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में, नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि और गुणों की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ माना जा सके, जिससे कि और गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जा सके, जिसे हम सुधारात्मक परिवर्तन कहते हैं, जिसे हम सुधारात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं नीड ऑफ इनोवेशन। नीड ऑफ मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है, नवाचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले प्रोसेस आता है कि चयन किस प्रकार किया जाए। इनोवेशन की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले आता है चयन। तो चयन से तात्पर्य यह है कि विद्यालय प्रबंधन या प्रचार इन बातों को ध्यान में रखता है कि संस्था में किस प्रकार से हम इनोवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यह देखना पड़ता है कि किन माध्यमों के द्वारा हम इनोवेट कर सकते हैं। तो माध्यम आज के समय इनोवेट करने के लिए अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्टर विधि है, दृश्य सब समझते हैं, रेडियो, ऑडियो एंड वीडियो, आकाशवाणी के द्वारा, रेडियो के द्वारा हम आप आज से जुड़े हैं इनोवेशन के माध्यम से। तो ये नई तकनीकी नई टेक्नोलॉजी है। तो अब आते हैं प्रथम विधि और द्वितीय विधि में इसका चयन रखा गया, यानी जो सिलेक्शन किया गया वो किस तरह से किया गया। तो सबसे पहले होता है कि प्रथम विधि के अंतर्गत आएगा कि चयन विधि के अंतर्गत हमें यह ध्यान देना होता है कि इसके अंतर्गत विद्यालय या संस्था या अधिकारी नवाचार का चयन क्यों करना चाहते हैं। शेष अन्य व्यक्ति इन चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई कोई नवाचार तभी लागू हो सकता है जब उसको हम चयन के माध्यम से रखें। अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को नई चीज़ लाना चाहते हैं किसी संस्था में या किसी चीज़ में, तो उसके लिए पूछना पड़ता है भाई ये नई चीज़ें ला रहे हैं, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, स्वीकार करें। तो उसमें ये देखना पड़ता है कि सभी कर्मचारी का मत एक प्रकार का है कि नहीं है, इस बात का ध्यान देना पड़ता है। तो प्रथम विधि में शिक्षक, प्रचार और वहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो इस निर्णय को स्वीकार करना होता है। सेकेंड स्टेप में जब हम आते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम स्वीकार कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं।
इसके लिए संस्था के सभी सदस्य मिलकर आपसी विचार विमर्श के बाद नवाचार का चयन करते हैं और ये देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार यह संस्था के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसके लिए सब मिलजुल कर सामूहिक रूप से इसकी पूर्ति करने का विचार करते हैं। यानी सामूहिक रूप से जो द्वितीय चरण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी सब लोग मिलजुल कर उस नवाचार की उपयोगिता को देखते हैं, उसकी आवश्यकता को देखते हैं और उसकी उपयोगिता किस प्रकार पूरी होगी इस बारे में सभी लोग मिलजुल कर प्रयत्न करते हैं। तो जब ये स्थिति आ जाती है तो कहीं ना कहीं नवाचार विकास की ओर अग्रसर होने लगता है। आगे समझ। अब तीसरा पॉइंट है प्रोसेस। तो प्रोसेस में पहली हेडिंग है ज्ञान प्राप्त करना, तो इसको नोट कर लीजिए आप मेरी बात को। प्रोसेस में है ज्ञान प्राप्त करना। तो नवाचार का जो पहला सोपान होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें होता है ज्ञान प्राप्त करना। यानी हम किसी चीज को नवाचार ला रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति को हम ला रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हम आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी को आपको देते हैं। यानी उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं इसके अंदर कि इसका परिचय क्या है, इसकी प्रयोग विधि क्या है, इससे किस किस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, इससे कौन कौन से सुधारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, इसे किस तरह हम उपयोग में ला सकते हैं। यानी इससे हम ज्ञान की प्राप्ति सर्वप्रथम सोपान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आएगा मन में जिज्ञासा। तो मन में जिज्ञासा से तात्पर्य है कि नवाचार, कोई नवीनता तभी आ सकती है जब आपके अंदर जिज्ञासा हो। जैसे किसी चीज को देखते हैं, गिफ्ट को, तो जिज्ञासा होती है इसके अंदर क्या है। क्या है मतलब, गिफ्ट का मतलब क्या है कि हमें पहले से पता होता है, दिमाग मेरा जो है सचेतन मन ये बता देता है कि इसमें कुछ नया है। तो जब नया हो तो उसके प्रति क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। नहीं खोलिए, देखे क्या है, देखे क्या है, देखे क्या है। तो जब तक मन या व्यक्ति जिज्ञासु नहीं होगा तब तक इनोवेट करने के क्षेत्र में आगे वो नहीं बढ़ सकता है। यानी कि मन में जिज्ञासा से तात्पर्य है कि जनता में उत्साह पैदा करना, संस्था में उत्साह पैदा करना, जिसके माध्यम से उसमें तत्परता आए और तत्परता के द्वारा वह संस्था को यह सब कार्यों के लिए, उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उत्सुक हो, प्रेरित हो और सहज मन से उसे स्वीकार करे। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षण। तो नवाचार की जो प्रक्रिया है, परीक्षण से अभिप्राय यह है कि नवाचार की व्यवहारिकता की जांच की जाए। यानी जांच से तात्पर्य है कि व्यवहारिक रूप से नवाचार किस प्रकार संस्था के लिए उपयोगी है। इसके लिए समूह में एक प्रकार की मीटिंग या संगोष्ठी रखते हैं और उस बारे में उसका मूल्यांकन करते हैं और टेस्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन से अभिप्राय यह है कि नवाचार कहाँ तक लाभप्रद है, किस तरह से संस्था को या शैक्षिक संस्था को या शैक्षिक कार्यों को किस प्रकार से लाभान्वित कर सकता है, इसलिए उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है स्वीकृति। तो स्वीकृति से तात्पर्य है कि संस्था के लोग किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता होने के आधार पर भी, व्यक्तियों में भिन्नता होती है तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर भी इस इनोवेट को किस हद तक, किस नियम तक, किस सीमा तक स्वीकार करते हैं। यानी स्वीकार करने की सीढ़ी किस सीमा तक संस्था के लोगों में है। नेक्स्ट आगे तीसरी हेडिंग है परिस्थितियां। तो परिस्थितियां से तात्पर्य है कि नवाचार को समझने के लिए यह ध्यान देना होता है कि ग्रहणकर्ता किस प्रकार से किसी योजना के माध्यम से किसी चीज को ग्रहण करता है। यानी अगर परिस्थितियां आ जाएं तो उस परिस्थितियों को किस प्रकार से योजना के माध्यम से नवीन परिस्थिति को ग्रहण करने के लिए तत्पर है या तैयार है, और योजना उसकी क्या है किसी नवीनता को लाने के लिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इनोवेट करते हैं, मान लीजिए कि हमने अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा देने की बात रखी
तो हमें ये ध्यान देना होगा योजनाबद्ध तरीके से कि हम किस तरह से उसको मूल्यांकित करें, किस तरह से उसको हम प्रोजेक्टर में लाएं और किस तरह से शिक्षा देने की बात को रखें। तो इसके लिए हमें ऐसी चीज़ को बनाना होगा, ऐसी जगह की व्यवस्था करनी होगी जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सके। यानी हम इनोवेशन कर रहे हैं तो उस इनोवेशन को प्रदर्शन भी तो करना होगा, उसका यूज भी तो करना होगा। तो उसको हम योजनाबद्ध ढंग से किस प्रकार से यूज में लाते हैं, इस बात का ध्यान देखना होगा। और दूसरा पॉइंट है समझ। तो समझ से तात्पर्य यह है कि नीतियों का निर्माण करते समय या नवाचार को स्वीकार करते समय लोगों की समझ नवाचार के प्रति क्या है। अगर नवाचार आता है तो शिक्षक गण उसके प्रति क्या समझ रखते हैं, कर्मचारी लोग वर्ग उसके प्रति क्या समझ रखते हैं और छात्र उसके प्रति क्या समझ रखते हैं, इसका ध्यान हमें परिस्थितियों को आकलन करना होता है। यानी इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम किसी इनोवेशन को अपने समक्ष रख सकते हैं या नया इनोवेशन कर सकते हैं। यानी ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हम नई इनोवेशन को लाएंगे तो क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही विद्यालय प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन कोई इनोवेट करता है। आगे समझ में। तो आज मैंने आपको डिटेल रूप से बताने का प्रयास किया कि इनोवेट क्या है या इनोवेशन क्या है। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट होंगे और अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया, पूर्ण प्रयास किया कि आपको इनोवेट के बारे में बताएं, नवाचार के बारे में बताएं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।